हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हम पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर पार्ट 6 में हम उसकी जो फोर्थ जो कटौती वाले व्यय हम देख रहे थे, उसमें फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। व्यय व भुगतान जो कुछ परिस्थितियों में कटौती योग्य नहीं होते। एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। इसके अंदर देख लीजिए, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान। फर्स्ट कंडीशन है कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान, धारा 40A(2) के अकॉर्डिंग। इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर, यदि कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में व्यापार की कुछ उचित आवश्यकताओं को देखते हुए तो संबंधित सेवा माल या सुविधा जिनके लिए भुगतान किया गया है कि बाजार मूल्य को देखते हुए अत्यधिक व अनुचित भुगतान किया गया है तो उस भाग को वह अस्वीकृत कर देगा। विशिष्ट व्यक्ति कौन कौन से आप नीचे देख लीजिए एक बार। यदि करदाता इंडिविजुअल है, व्यष्टि है, तो उसका कोई भी रिलेटिव। इसके अलावा यदि करदाता कंपनी, फर्म, व्यक्तियों को समुदाय या अविभाजित हिंदू परिवार है तो उसका कोई भी डायरेक्टर रहा, पार्टनर रहा, मेंबर रहा या फिर रिलेटिव। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जिसका करदाता के व्यापार अथवा पेशे में क्या है, सार्वजनिक हित है, यह ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार। इस तरह से नीचे और भी कंडीशन दी हुई है। अब एक बार सार्वजनिक हित क्या होता है ये हम देख लें। स्पष्टीकरण में यहाँ बताया हुआ है कि कंपनी के व्यापार में उस व्यक्ति का सार्वजनिक हित माना जाता है जिसके पास उसके 20% या अधिक के मताधिकार वाले शेयर हैं। और अन्य किसी व्यापार की कंडीशन में उस व्यक्ति का सार्वजनिक हित माना जाता है जो कि गत वर्ष के लाभों का 20% या अधिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। रिश्तेदार यहाँ पर दिए हैं, इस व्यक्ति के पति, पत्नी, भाई, बहन, माता, पिता, दादा, दादी अथवा पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री से है। तो एक प्रकार से कई बार क्या होता है, टैक्स बचाने के लिए कई करदाता अनुचित रूप से अपने जो रिलेटिव्स है वगैरह को कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्सपेंसेस दिखा के, तो उसको बचाने के लिए एक तरह से ये वाली जो धारा है वो लागू की जाएगी यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट है हमारा, ₹10,000 से अधिक का भुगतान यदि चेक या बैंक ड्राफ्ट तथा बैंक खाते की ईसीएस या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अलावा अन्य किसी भी तरीके से एक दिन में किया गया भुगतान ₹10,000 से अधिक का है तो आयकर अधिनियम की धारा 40(3) के अकॉर्डिंग ऐसे व्यय की संपूर्ण राशि अस्वीकृत कर दी जाएगी। इसके आगे हम आते हैं नेक्स्ट। यदि अगर ये ही इसी कंडीशन में, एक तो कंडीशन हुई ₹10,000 की, अगर मान लीजिए मालवाहक वाहन को चलाने, किराए पर देने या पट्टे पर देने से संबंधित अगर कोई कंडीशन है तो 1 अक्टूबर 2009 से इसको ₹35,000 का अमाउंट कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। निम्न परिस्थितियों में ऐसे व्यय की राशि को न तो संबंधित गत वर्ष में अस्वीकृत किया जाएगा तथा न ही बाद के किसी गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे की आय में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये कंडीशन आपको नीचे दी हुई है, ये सारी आप एक बार देख लें। अगर ये सारी कंडीशन होती हैं तो ना तो संबंधित गत वर्ष में इसको अस्वीकृत किया जाएगा, कोई किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं मिलेगी। नीचे दिया हुआ है, ये जो हमने पढ़ा है, ऊपर की जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वो सिर्फ माल अथवा सेवाओं के भुगतान के संबंध में ही लागू होती हैं, स्थायी संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा थर्ड पॉइंट, ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए अगर कोई भी आयोजन किया गया है, ठीक है, कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा हटाए जाने पर ग्रेच्युटी के भुगतान करने के उद्देश्य से कोई भी आयोजन क्या है, स्वीकृत नहीं होगा। परंतु अगर गत वर्ष में ग्रेच्युटी के लिए किया गया आयोजन क्या होगा, स्वीकृत होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा है, बाजार हानि या अनपेक्षित हानि के अलावा अन्य बाजार हानि या अन्य हानि की छूट नहीं दी जाती। यहाँ पर ये एक कंडीशन दी हुई है, आय गणना और प्रकटीकरण प्रमापों के कारण हुई है अगर वो हानि तो उसकी छूट मिलेगी। इसके अलावा कोई भी मार्केट वाली जो रिस्क है वो उसकी छूट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आता है, कुछ व्ययों का भुगतान वास्तविक भुगतान होने पर ही कटौती योग्य होंगे। ये आपको सारे भुगतान दिए हुए हैं, ये एक बार देख लें कौन कौन से भुगतान यहाँ पर हैं। यहाँ दिए हुए हैं, निम्न व्यय वास्तविक भुगतान पर ही कटौती होंगे, इसकी कटौती योग्य होंगे। इसमें आ रहा है हमारा सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है और सीमा शुल्क है, ऑक्ट्री है, कर्मचारी को दिए दे बोनस व कमीशन है। इसके अलावा निम्न संस्थाओं से दिए गए ऋण पर देय ब्याज अगर आता है, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था के लिए, आरएफसी के लिए, राज्य औद्योगिक वित्त निगम आ गए यहाँ पर, अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक से लिए गए अवधि ऋण पर देय ब्याज, करदाता को नियोक्ता के रूप में कर्मचारी को जमा छुट्टियों के बदले में कोई भुगतान, और करदाता ने प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड या ग्रेच्युटी में कोई कंट्रीब्यूशन किया है वो नहीं, वो क्या होते हैं, वास्तविक व्यय होने पर ही, वास्तविक भुगतान होने पर ही कटौती योग्य होंगे। मान लीजिए पिछले किसी साल का गत वर्ष में भुगतान किया तो वो वास्तविक भुगतान होने पर ही कटौती योग्य होंगे। ठीक है,
उपयुक्त व्यय की कटौती उस गत वर्ष में स्वीकृत की जाती है जिस गत वर्ष में वास्तव में भुगतान किया जाएगा। परंतु यदि करदाता व्यापारिक पद्धति के आधार पर रखता है, अगर अपने खाते यानी कि उपार्जन के आधार पर जो कटौती प्राप्त होती है उस तरीके से अगर वो खाते अपने रखता है, तो उपयुक्त व्यय का भुगतान आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को उससे पूर्व कर देता है। तो भुगतान करने का साक्ष्य आय के नक्शे के साथ संलग्न कर देता है, तो ऐसे व्यय उस गत वर्ष में कटौती युक्त माने जाएंगे जिस गत वर्ष में ऐसे व्यय भुगतान के लिए देय हो गए थे। देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए। विभिन्न करदाताओं के लिए आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियां अलग अलग दी हुई है। कंपनी के लिए 30 सितंबर होती है। यदि करदाता के बही खातों का अंकेक्षण होता है तो भी 30 सितंबर होती है किसी भी करदाता के लिए। और ऐसे फर्म के सक्रिय साझेदार के लिए जिससे फर्म का अंकेक्षण अनिवार्य वही 30 सितंबर। बाकी अन्य सभी करदाता जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए 31 जुलाई कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पर। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये अपने सारे जो पॉइंट्स है, ये विशिष्ट कंडीशन जो दी हुई है वो सारी यहाँ पर आ गई। अब आगे कुछ एक दो कंडीशंस और है, उसका डिस्कशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सारा डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले पार्ट के, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे।